हेलो एवरीवन। ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट है यूजुअल से एंड इट्स अ लॉन्ग टाइम कमिंग। मतलब मैं काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि ऐसी वीडियो बनाऊंगा। बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जब मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा वीडियो जिसमें मतलब मेनली मेरा बोलने वाला पार्ट होगा सिर्फ, और कुछ भी दिखाने लायक नहीं होगा, स्क्रीन रिकॉर्ड टाइप का, तो उसमें मैं स्क्रीन पे रखूँगा क्या। तो इनिशियली मैं सोचा था कि मैं फुल स्क्रीन कैमरा करूँगा, बट फिर वो अजीब लगेगा, मैं नर्वस हो जाता हूँ। और मैं ऐसे कुछ अजीब सा एनिमेशन भी नहीं चला सकता हूँ, जैसे पावर डीवीडी वगैरह में एक वो कुछ एक आइकन घूमता रहता है स्क्रीन पे, तो वो भी अजीब लगेगा। तो मैंने सोचा कि ये सही है, मैं रूबिक्स क्यूब करता रहूँगा सॉल्व, जितनी देर में ये हो जाएगा उतनी देर का मैं वीडियो बनाऊँगा बस। और लाइक जितनी देर में ये 5-6 बार हो जाएगा। एनीवे, तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा अपने कुछ रैंडम मिड डे थॉट्स के बारे में। और आज ये टॉपिक है कि कॉन्टेस्ट में किस तरह अच्छा परफॉर्म करें। तो पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये यहाँ पे मतलब मैं ऐसा कुछ बात नहीं कर रहा हूँ कि किस तरह हम बहुत सारी चीज़ें सीख लें, पढ़ लें और समझ लें। वो टॉपिक नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मेनली ये है कि हमें जितना भी कुछ आता है उसी को, अपनी जो हमारी स्किल्स और नॉलेज है उसको हम कैसे फुल एक्सटेंट तक अप्लाई करें, और किस तरह हम अपनी जो टैलेंट है उसको फुली यूज़ कर पाए, अपने रिसोर्सेज को। तो कुछ जनरल टिप्स हैं। पहली तो ये कि इट्स लाइक अगर हमारा आज रात में कॉन्टेस्ट हो तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए, ऐसा कुछ। तो पहले तो उस दिन नींद अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये तो थोड़ा ऑब्वियस सा है। बाकी बहुत ज़्यादा खा के नहीं बैठना चाहिए, भूखा भी नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वो दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम ऐसे बटर चिकन और 11 रोटी खा ली, क्योंकि मैं एक बार वो भी कर चुका हूँ, उससे काफ़ी ख़राब हुआ था कॉन्टेस्ट। बट ठीक है, लाइक पेट भरा होना चाहिए, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। उसके बाद पानी अगल बगल पे रखा होना चाहिए, क्योंकि बार बार उठ के जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। और तो ये तो जनरल चीज़ें थी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि पेन और पेपर हमेशा पास में होना चाहिए। कुछ लोग बिना पेन और पेपर के कॉन्टेस्ट देने लग जाते हैं, और इसमें सच में प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब वो लोग फिर उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि इस क्वेश्चन में पेन और पेपर की ज़रूरत है, और कई बार दिमाग में ये सोचने लगते हैं और वो एक्चुअली स्लो होता है। कई लोगों ने नोटिस किया होगा पेन और पेपर पे करना फास्टर होता है, बट सामने होता है तब वो उसको यूज़ करते हैं, लेकिन सामने नहीं होता तो दिमाग में करने लग जाते हैं। ऐसा उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि वो इसके लिए मुझे पेन और पेपर लाना पड़ेगा। तो इसलिए बेस्ट यही है कि शुरू से हैंडी रखें पेन और पेपर अपने साथ में। इसके अलावा अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। ये तो वैसे ट्रिवियल बात हो गई, क्योंकि वरना मतलब ऑब्वियसली पेज खोलने में टाइम लगता है, तो उससे पेनल्टी बढ़ती है कॉन्टेस्ट में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से ये है कि जैसे स्पेशली ये जो प्रॉब्लम कई लोगों को आती है, उसमें क्या होता है कि लोग किसी मतलब 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर वो फंस जाते हैं किसी क्वेश्चन में। उसके बाद एंड में जब वो एडिटोरियल देखते हैं या फिर कॉन्टेस्ट की बात सोचते हैं, तो उनको अचानक से बहुत इजीली वो सॉल्यूशन आ जाता है, मतलब बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, बट फिर भी कॉन्टेस्ट के टाइम पे वो नहीं सोच पाते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें वो मिस कर रहे हैं वो ये है कि एक तो दिमाग को काम रखना बहुत ज़रूरी है कॉन्टेस्ट के बीच में। तो अगर कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि थोड़ा मतलब अपनी प्लेस चेंज कर लेता हूँ, ऐसे थोड़ा सा वॉक करके आता हूँ अगर अटक गया हूँ। और वॉक करते करते इस लाइक अगर हम कुछ और करने लग जाएं, जैसे वॉक करने लग जाएं या फिजेट करने लग जाएं, तो उससे क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और हमें जो सॉल्यूशंस होते हैं वो थोड़ा जल्दी आते हैं। तो मैं तो अक्सर ऐसा करता हूँ। इनफैक्ट आईसीपीसी ऑन साइट के टाइम भी मैं यही कर रहा था। मतलब जो लोग आईसीपीसी ऑन साइट में गए होंगे उनका ये पता होगा कि बाहर स्नैक्स वगैरह रखे रहते हैं। मैं अमृतापुरी गया था, तो लाइक मुझे स्नैक्स खाने नहीं थे, बट बार बार मैं स्नैक्स खाने जा रहा था, बिना खाए वापस आ जा रहा था। मतलब मेरे को सिर्फ टहलना था, और अगर ऐसे टहलता तो फिर उन लोगों को कुछ अजीब लगता कि ये क्या कर रहा है। तो मैं स्नैक्स खाने जाता था,
और फिर वहाँ से वापस आया था बिना खाए, मतलब ताकि कुछ आइडियाज़ आएँ। हालांकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि काफ़ी कठिन थे वहाँ के क्वेश्चंस और उस टाइम मुझे ज़्यादा चीज़ें आती नहीं थी। बट इन जनरल मेरे लिए काम करता है, मैं कुछ खुली हवा में टहल के आता हूँ तो मुझे फिर आइडियाज़ आने लग जाते हैं। इसके अलावा और जैसे कि अगर कुछ बिल्कुल आइडिया ना आ रहा हो, किसी क्वेश्चन में ज़रा सा भी ना समझ में आ रहा हो, तो कुछ चीज़ें ये कर सकते हैं कि एक तो स्टेटमेंट को 1-2 बार दोबारा पढ़ें। उसमें कई बार क्या होता है, कुछ हिडन कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। कई बार स्टेटमेंट में लिखा भी होता है तो भी हमने पहली बार में नहीं पढ़ा होता है। कई बार ऐसा कुछ लिखा होता है कि मतलब कुछ गिवन वैल्यू जैसे दी होंगी, ये सारी डिस्टिंक्ट होंगी, तो उससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब a ऑफ i ग्रेटर दैन a ऑफ i माइनस 1 होगा, ऐसा कुछ दिया होता है, तो कई बार वो काम आ जाता है और ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है। तो उस अगर ऐसी कुछ नई इन्फॉर्मेशन दिखे, या फिर कई बार ऐसा भी दिखता है कि कॉन्स्ट्रेंट्स जो दिए होते हैं उनमें ही कुछ पार्ट होता है कि मतलब कोई सर्टेन वैल्यू में स्पेशल बाउंड्स होते हैं कि ये इससे ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं हो सकती, तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हैं अगर स्टेटमेंट को 1-2 बार दोबारा ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा अगर स्टेटमेंट पढ़ने से भी कुछ स्पेशल आइडिया नहीं आ पा रहा है कि कैसे क्या करना है इस क्वेश्चन के बारे में, तो ऑब्वियसली पहले तो अगर दिमाग में कुछ आलतू फालतू थाट्स हैं अनरिलेटेड, तो उनको हटाने की कोशिश करें। उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि अगर बिल्कुल ही स्टक है तो ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि लाइक मैं डी पे अटक गया, फिर मैं ई खोल लेता हूँ और ई को पढ़ते पढ़ते ही मुझे डी का सोल्यूशन चमक जाता है कई बार, क्योंकि वो मतलब जैसे मैंने कहा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा अगर काफ़ी टाइम दे चुके हैं और स्टेटमेंट भी ढंग से पढ़ चुके हैं तब भी नहीं समझ में आ रहा, तो हमें कि फिर गैस वर्क शुरू करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो काफ़ी शुरू से ही गैस वर्क शुरू कर देता हूँ। लाइक स्टेटमेंट पढ़ने के मतलब कुछ सेकंड बाद ही मैं कुछ छोटे छोटे गैस करने लगता हूँ। फिर उसमें और यूजुअली वो गैस सही नहीं होते हैं, बट उसमें कुछ मतलब और इंसाइट मिलती है कि ओके ये गैस क्यों गलत है, मतलब ये यहाँ पे फेल होगा। और अपनी मतलब कुछ गैस करके जो सोल्यूशंस बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स निकालते हैं कि क्या काउंटर केस है इस सोल्यूशन का। कई बार काउंटर केस नहीं भी मिल पाता है काफ़ी देर ढूंढने के बाद, तो फिर मैं बिना कुछ प्रूव किए ऐसे ही मान लेता हूँ कि ठीक है मुझे काउंटर केस नहीं मिल पा रहा तो यही सोल्यूशन सही होगा, और फिर मैं उसको कोड करके सबमिट कर लेता हूँ। और वो कई बार सही भी हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन वो तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन कई बार इस तरह सही भी हो जाता है, मतलब काफ़ी बार सही हो चुका है मेरा इसी तरह कि मैंने कोई सोल्यूशन सोचा और काउंटर केस कुछ देर तक ढूंढने की कोशिश करी, फिर मुझे मिला ही नहीं तो मैंने बस मान लिया कि ये सही है। इसके अलावा अगर ज़्यादा देर तक अटके हुए नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसा कर सकते हैं कि जो सैम्पल में जो दिया हुआ है सैम्पल इनपुट आउटपुट, उसको एक बार एग्ज़ामिन करें अच्छे से कि इसमें ऐसा आंसर क्यों हुआ, और कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें उससे। फिर दूसरे टेस्ट केस खुद बना के उस पैटर्न को उसमें एक्सटेंड करके देखें कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, फिर कहाँ नहीं फॉलो हो रहा है उसके बेसिस पे कुछ रिफाइंड पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करें। क्योंकि कई क्वेश्चन में ऐसा मिल जाता है, स्पेशली कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सैम्पल इनपुट से कई बार काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, कई बार नहीं भी फ़ायदा होता है। क्योंकि मतलब यूजुअली तब नहीं फ़ायदा होता है जब प्रॉब्लम सेटर्स जानबूझ के इस तरह का बनाते हैं कि मतलब सैम्पल्स से ही सोल्यूशन गिव अवे ना हो जाए। बट अगर उसके बावजूद कई बार सैम्पल से, स्पेशली कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स में सैम्पल से काफ़ी आइडिया मिल जाता है। उसमें कुछ एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा होते हैं, और उसको अगर बड़ी इनपुट के लिए और रैंडम टेस्ट केसेस बना के उन पे उस पैटर्न को एक्सटेंड करने की कोशिश करें तो कई बार एक्सटेंड हो जाता है विद लिटिल एक्सेप्शंस। और कई बार वो पैटर्न को रिफाइन करके वो एक्सेप्शंस भी इंक्लूड हो जाते हैं और सॉल्व हो जाते हैं। फिर बात आती है कि अगर आइडियाज़ तो अभी तक तो ये था कि अगर हम अटक गए, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है तो क्या करें। अब बात करते हैं कि अगर हम समझ गए कि क्या करें, काफ़ी श्योर हैं कि यही सही है, और उसके बावजूद सबमिट करने पे रॉन्ग आंसर या TLE ऐसा कुछ आ रहा है,
तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली अपने आइडिया में ही गलती निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि आइडिया कुछ गलत हो, और अगर इंस्टेंटली कोई गलती ना मिले आइडिया पे मतलब, तो फिर एक बार इम्प्लीमेंटेशन चेक करने की कोशिश करनी चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन चेक करने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें थोड़ी ऑब्वियस सी होती हैं, चेक कर लें कि सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको सही वैल्यू से इनिशियलाइज़ किया या नहीं। जैसे कि कोई वैल्यूज़ ऐसी होती हैं कि कई बार मुझे कई वैल्यूज़ का मैक्सिमम लेना है, तो इनिशियल वैल्यू को मुझे -∞ रखना चाहिए, तो कई बार लोग नहीं रखते हैं, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं और आंसर नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसी सब कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब चेक कर लेना चाहिए, जो कॉमन चीज़ें। इसके अलावा ऑफ बाय 1 वाला एरर होता है, तो मुझसे तो बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि अब कम हो गया क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूँ कोड लिखते समय उसको वेरीफाई करने के लिए कि मैं ये गलती नहीं कर रहा हूँ। बट पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी और अभी भी होती है, जबकि मैं स्पेशल केयर रखता हूँ हमेशा। तो कुछ लोगों को वैसे नहीं पता होगा ऑफ बाय 1 क्या होता है। तो ऑफ बाय 1 यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम कोई लूप चलाते हैं एक सर्टेन वैल्यू से किसी सर्टेन वैल्यू तक, तो उसकी जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि मतलब ये लूप 0 से n-1 तक चलेगा कि 0 से n तक चलेगा कि 0 से n+1 तक चलेगा। तो वो लास्ट की एक वैल्यू कई बार छूट जाती है, कई बार एक एक्स्ट्रा आ जाती है, और उससे एक वैल्यू की छूटने की वजह से रॉन्ग आंसर आ सकता है, एक्स्ट्रा लेने की वजह से रन टाइम एरर आ सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन मिस्टेक्स ढूंढनी चाहिए, और अगर ना मिल रही हों तो फिर से हम लोग कुछ रैंडम टेस्ट केसेस बना के उन पे एक बार ड्राई रन करके देख सकते हैं, और एक बार अपने कोड पे मतलब अपने लोकल कंपाइलर पे उसको रन करके भी देख सकते हैं कि आंसर उससे सही आ रहा है या नहीं। और फर्दर टेस्ट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि हमारे जो लोकल वेरिएबल्स हमने ले रखे हैं उनको हम प्रिंट करके देखें हर स्टेप पे कि उनकी वैल्यूज़ क्या क्या चल रही हैं और एक्चुअली क्या होनी चाहिए। ये वाली वैल्यूज़ भी हम पेन पेपर पे सॉल्व करके कैलकुलेट करके उनसे टैली करके देखें कि क्या सारी सही आ रही हैं या नहीं। तो इससे हमें इजीली इम्प्लीमेंटेशन मिस्टेक्स मिलती हैं। तो यूजुअली यही सब होता है रॉन्ग आंसर के लिए, और कई बार पूरा लॉजिक ही गलत होता है, तो उसमें तो बस वही है कि कितने अच्छे से आप काउंटर केस ढूंढ पा रहे हैं। तो वो तो प्रैक्टिस से ही आता है, और उसके बारे में इस वीडियो में मैं अभी नहीं बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में बस ये बात कर रहा हूँ कि जितनी भी हमारी स्किल्स हैं अभी करेंटली उनमें कैसे अपना बेस्ट परफॉर्म करें। उसके बाद हाँ, एक और चीज़, रॉन्ग आंसर आने पे कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो आंसर है हो सकता है कि लॉन्ग तक जा रहा हो और हमने सब कुछ इंट में ले रखा हो, तो ये भी चीज़ चेक कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं टाइम लिमिट एक्सीडेड वर्डिक्ट की, कि अगर कोड ठीक से किया और टाइम लिमिट एक्सीडेड हो रही है तो क्या करें। तो पहले तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करिए कोड की, तो वो निकालनी आनी चाहिए। आई गेस जितने लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आए उसमें जो वैल्यूज़ हैं, जैसे अगर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है n log² n, तो ऐसा कुछ करके देख सकते हैं कि n की वैल्यू इसमें पुट कर दें। तो जैसे अगर n 10⁻⁶ है तो log n अराउंड 20 होगा, तो ये हो गया लगभग 400 × 10⁻⁶, मतलब 4 × 10⁸। तो ये नंबर एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर ये नंबर लगभग 10⁹ के पास जा रहा है या 10⁹ का आधा भी जा रहा है, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि यूजुअली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है। तो ऐसे में हमें कुछ तरीका सोचना चाहिए, कुछ ऑप्टिमाइजेशन सोचनी चाहिए जिससे हमारा एल्गोरिथम बेटर हो जाए। बट हो सकता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सही है, जैसे मतलब n 10⁵ है, हमने कोड n log n लिखा है जो कि ऑब्वियसली रन हो जाना चाहिए टाइम में, बट तब भी टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा हो। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, एक तो ट्रिवियल मिस्टेक ये हो सकती है कि आप इनपुट हो सकता है बहुत सारी रही हो, और इनपुट लेते समय c.tyzero cout.tyzero ये सब ना किया हो। तो उसके लिए आई थिंक वो अधिकतर लोग की टेम्पलेट में होगा, उसको फास्ट इनपुट कहते हैं। कोई आप अगर आप गूगल कर लें आपको मिल जाएगा, फास्ट इनपुट इन C++। और हाँ, ऑब्वियसली मेरे चैनल के सारे व्यूअर्स को मैं अज्यूम करता हूँ कि सब C++ में कोडिंग करते हैं,
क्योंकि मैं सी प्लस प्लस में कोडिंग करता हूँ, तो मैं मतलब बाकी लैंग्वेजेस के बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ, पाइथन और जावा के बारे में। हालांकि मुझे दोनों आती हैं, बट सीपी मैंने नहीं करी दोनों में। एंड देन और टीएलई के और रीज़न्स ये हो सकते हैं कि हमें लग तो रहा है कि हमारा जो कोड है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है, बट हो सकता है कि कुछ और हो, तो उसको अच्छे से एग्जामिन करके देखना चाहिए दोबारा। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन मिस्टेक की वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि सेट में से एक एक एलिमेंट निकाल रहे हैं हर बार, बट कुछ कंडीशन गलत लिख दी, तो उससे ऐसा कुछ हो रहा है कि कई सारे इंसर्ट हो जा रहे हैं, कई सारे रिमूव हो जा रहे हैं, तो उससे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिगड़ जाती है। तो वो सारे इम्प्लीमेंटेशन मिस्टेक्स भी चेक करनी चाहिए। हो सकता है कि उसी की वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगड़ गई हो। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एकदम बॉर्डर पे है कि मतलब सबमिट करने के पहले से ही लग रहा था कि चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में कुछ कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमने सब कुछ लॉन्ग लॉन्ग में किया है तो उसको कन्वर्ट करके इंट में कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग लॉन्ग में जितना भी कैलकुलेशन होता है वो डबल टाइम लेता है। इसके अलावा अगर हमने जैसे कहीं पे मैप यूज़ किया है, तो अगर अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करें तो हो सकता है कि वो बेटर रिजल्ट दे। मेरा जो एजुकेशनल राउंड 96 था उसके एफ वाले प्रॉब्लम में यही हुआ था। मैंने सबसे पहले मैप से किया था क्वेश्चन, तो वो 1 सेकंड की टाइम लिमिट थी और मेरा 998 मिली सेकेंड में चला था। तो मुझे आइडिया था कि ये हैक हो जाएगा कॉन्टेस्ट के बाद, और वो हो भी गया था हैक, और मेरे ही फ्रेंड ने हैक किया था, तो लॉल। बट मुझे पहले ही आइडिया लग गया था ये हैक हो जाएगा, तो फिर मैंने उसको अनऑर्डर्ड मैप से ट्राई किया, और अनऑर्डर्ड मैप से वो हो गया एक्सेप्टेड, क्योंकि ऑब्वियसली अनऑर्डर्ड मैप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होती है एवरेज केस में मैप से। बट वैसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अनऑर्डर्ड मैप को। और तो मेनली यही चीज़ें थी टाइम लिमिट एक्सीडेड वाले वर्डिक्ट के लिए। इसके अलावा कभी कभी आ जाता है रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर में जो मेन रीजंस होते हैं, यूजुअली 2 मेन रीजंस होते हैं, एक्चुअली 3 मेन रीजंस होते हैं। तो ये 3 मेन रीजंस हैं। एक तो हो जाता है कि डिवीजन बाय ज़ीरो, ये थोड़ी न्यूबी मिस्टेक है। कई बार कोई नंबर से डिवाइड करते हैं और चेक नहीं करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो तो नहीं हो गया, तो ऐसे केस में रन टाइम एरर आ सकता है। तो उसको चेक कर लें कि जहाँ भी कहीं डिवीजन कर रहे हैं या मॉड्यूलो ले रहे हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो। इसके अलावा वाह, मैं सोचा था कि 4-5 बार मैं क्यूब बनाऊंगा, अभी तक मैं कम से कम 8 या 10 बार बना चुका हूँ। एनीवे, तो इसके ये जो डिवीज़न बाय ज़ीरो के अलावा रन टाइम एरर आ सकता है अगर हमारी जो एरे है वो एरे की लेंथ के बाहर की किसी इंडेक्स को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर एरे की लेंथ 10⁵ है और मैं 10⁵ प्लस 7th एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ या नेगेटिव इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे में फॉल्ट या रन टाइम एरर आ जाता है। उसके अलावा एक और वजह है रन टाइम एरर की, जो कि काइंड ऑफ सिमिलर है, कि अगर कोई इटरेटर हो जो एग्जिस्ट ना कर रहा हो और उसको हम डी रेफरेंस कर लें, जैसे कि IT इक्वल टू किसी सेट का एंड हो, और फिर अगर हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करें तो उससे रन टाइम एरर आ जाता है। और एक और रीज़न है रन टाइम एरर का, वो हो जाता है अगर हम इनफाइनाइट रिकर्जन कर लें गलती से। अगर हमने कोई ऐसा हमने कोई रिकर्सिव फंक्शन लिखा है, अगर कुछ भी रिकर्जन टाइप का कर रहे हैं, जैसे कि मतलब नॉर्मल रिकर्जन या बैक ट्रैकिंग या DP, और समहाउ उसमें कुछ इनफाइनाइट लूप बन गया, तो होता क्या है कि रिकर्जन में वो कुछ मेमोरी स्टैक में डालता जाता है, मतलब जो उसके वेरिएबल्स होते हैं उनकी स्टेट को स्टैक में डालता जाता है। तो एक टाइम होता है कि वो फुल हो जाता है और ऐसे में स्टैक ओवरफ्लो एरर आता है। स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन कहना चाहिए एक्चुअली। और हाँ, यहीं से वो स्टैक ओवरफ्लो वाली वेबसाइट का नाम यहीं से आया है। तो ये जो स्टैक ओवरफ्लो होता है ये भी एक तरह का रन टाइम एरर होता है। तो अगर आपके किसी रिकर्सिव फंक्शन में एक इनफाइनाइट लूप बन गया तो उससे रन टाइम एरर आ सकता है।
इसके अलावा हाँ बाकी सारे रीजंस मैं बता ही चुका हूँ। अब है कोड को डिबग करने के तरीके। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमांड होती है एसर्ट। आप लोग उसको गूगल करके देख सकते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ। उसमें मेनली करते हैं एसर्ट लिखते हैं और ब्रैकेट में कोई कंडीशन लिख देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई जो ब्रैकेट में लिखी हुई है तो इससे एक रन टाइम एरर आ जाते हैं। तो मान लीजिए मेरे क्वेश्चन में जब मैं एक कोड लिख के सबमिट कर रहा हूँ तो वो रॉन्ग आंसर या टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है। ऐसे में मुझे अपने एल्गोरिथम पे या अपने आइडिया पे डाउट हो रहा है। तो मैंने कुछ एजम्पशंस ली कि अगर मेरा एल्गोरिथम सही है तो एक सर्टेन वैल्यू हमेशा 5 से छोटी होनी चाहिए, ऐसी कुछ एजम्पशन मान लीजिए। तो मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ असर्ट जो भी वैल्यू है स्मॉलर देन 5। और अगर मेरा ये एजम्पशन गलत हुई तो वो वैल्यू 5 से अगर बड़ी हुई तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एक रन टाइम एरर आ जाएगा। तो ये वर्डिक्ट चेंज होने से मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरा असर्शन गलत था। इसका मतलब है कि मेरा अजम्पशन भी गलत था जो मैंने आइडिया सोचा, और फिर अब मुझे कुछ और सोचना चाहिए। तो ये एक अच्छा तरीका है कोड को डिबग करने का। तो ये सारी चीज़ें हुई इन कॉन्टेक्स्ट कैसे कैसे क्या करना चाहिए। और एक और चीज़ ये है कि यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर उन्होंने प्रॉब्लम बी सॉल्व किया तो वो सी पे पढ़ते हैं, या अगर उन्होंने सी सॉल्व किया तो डी पे पढ़ते हैं। तो 90% ऑफ द टाइम्स ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी होती है, बट कभी कभी ये गलत भी होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो डैशबोर्ड होता है कॉन्टेस्ट का, मैं वैसे अभी केवल कोडफोर्सेस कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो जो डैशबोर्ड होता है उसमें उसको एक बार रिफ़्रेश करके देखिए कि किस क्वेश्चन के कितने सबमिशन हैं। हो सकता है कि जो डी के सबमिशन से हो सकता है सी से ज़्यादा हो, कभी कभी सी डी से मुश्किल भी आ जाता है। तो अगर आपने बी किया तो ज़रूरी नहीं कि आप सीधे सी पे जाएं, आप डी पे भी जा सकते हैं। तो ये एक नोटवर्दी चीज़ थी। ओके, तो आई थिंक मैं मेन सारी चीज़ें बोल चुका हूँ। अब बस बची सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और जिसको मैं सबसे लास्ट के लिए बचा रखा था। इसके साथ अब वीडियो ख़त्म होने वाली है, और कई सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने यहाँ तक देखी भी नहीं होगी ये वीडियो। तो अच्छा है, वो नहीं जान पाएंगे इस टेक्निक को। तो ये टेक्निक नहीं, इसको मैं एक टिप कहूँगा बेसिकली। यहाँ पे मेनली हमारा आइडिया ये है कि जब हम कॉन्टेस्ट जस्ट स्टार्ट करते हैं उस टाइम हमारे दिमाग में काफ़ी सारी रैंडम चीज़ें होती हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि इसको हम निकाल लें अपने दिमाग से और पूरी तरह कॉन्टेस्ट पे या सीपी में फ़ोकस कर लें। और हो सकता है कि हमारा दिमाग पहले से सीपी में फोकस्ड भी हो, कि अगर हम कॉन्टेस्ट जस्ट पहले ही प्रैक्टिस कर रहे हो और वो क्वेश्चन अगर काफ़ी इंगेजिंग हुआ तो ऐसा होगा कि हम कॉन्टेस्ट के बीच में भी उस वाले क्वेश्चन को सोचते रह जाएंगे। तो ये सब कुछ क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ वार्म अप। ये मैं हर कॉन्टेस्ट के पहले करता हूँ। अगर आप लोग किसी कॉन्टेस्ट के पहले मेरे सबमिशंस देख लें तो आपको पता भी चल जाएगा कि मैं ये चीज़ करता हूँ। तो वार्म अप बेसिकली क्या है कि मैं ऐसा करता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस उठाता हूँ एकदम कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस उठाता हूँ एकदम 800-900 डिफ़िकल्टी के, और वैसे 1-2 क्वेश्चन जो कि मुझे मतलब 3 या 4 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में, तो वैसे 1-2 क्वेश्चंस को मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करके सबमिट कर देता हूँ। इससे मैं एकदम कॉन्टेस्ट वाले मोड में आ जाता हूँ, एकदम एनर्जाइज हो जाता हूँ। बॉडी का जो कॉन्टेस्ट वाला मोड है वो एक्टिवेट हो जाता है और दिमाग को पता होता है कि ओके अब मैं कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ। और शुरुआत में एक जो मोटिवेशन होता है कि जल्दी जल्दी एक्सेप्टेड आ गए, वो वाली भी फीलिंग आ जाती है, तो उससे पूरा कॉन्टेस्ट अच्छा जाता है। तो यही था इस वीडियो के लिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये जो मेरा फॉर्मेट है वीडियो का ये आपको अच्छा लगा या नहीं। इस तरह मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बनाने की सोच रहा था वीडियो, जैसे कि इंटर्नशिप के लिए DSA इंटरव्यूज़ में किस तरह अच्छा परफॉर्म करें, या फिर प्रैक्टिस किस तरह करें और मोटिवेटेड किस तरह रहें। ये सारी चीज़ें मुझे कई बार रैंडम थॉट्स आते हैं इस तरह के। तो मैं बस वही प्रॉब्लम है कि लाइक स्क्रीन पे क्या रखूँ। तो अगर ये फॉर्मेट आपको अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा, और पीस आउट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।